हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द नियर कमिंग एग्जाम्स। और क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द एग्जाम्स दैट हैव बीन ऑलरेडी कंडक्टेड बाय द टीसीएस। टीसीएस ने कई सारे ऐसे जेईई और एई के एग्जाम्स लिए हैं जिनमें आजकल पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस बिल्कुल नए प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, हम एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन से इस पूरे प्रैक्टिस सेशन को लेकर चल रहे हैं। इन सेशन से आपको मदद मिलेगी कि आने वाले एग्जाम में आप इनके अकॉर्डिंग कितने रेडी हैं, आपको ये पता चल पाएगा। और अगर आप रेडी नहीं भी है तो बाय द हेल्प ऑफ दिस सेशंस आप अपने आप को इन प्रकारों के क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। into this fourth lecture of the environmental engineering हम रॉ वाटर ट्रीटमेंट पर बात करने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन है जरा एक एक करके चलना देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्लोरीन टू द वाटर बिफोर फिल्ट्रेशन और बिफोर सेडिमेंटेशन कोएगुलेशन। तो जब भी हमारे पास हम हमारे पानी में क्लोरीन डालते हैं तो जो प्री क्लोरीनेशन होता है यही हमारे पास होता है कब? ड्यूरिंग कोएगुलेशन। ड्यूरिंग कोएगुलेशन। और हम यहां पर इसकी मात्रा डालते हैं कितनी? 5 से 10 mg पर लीटर तक। और इतने डालने पर हमारे पास क्या हो? सच दैट 0.521 mg पर लीटर रीचेज अप टू कहां पर? फिल्ट्रेशन यूनिट। इतनी कुछ मात्रा में क्लोरीन डाला जाता है। जब हम पानी में क्लोरीन डालते हैं और जब सिर्फ क्लोरीनेशन कराया जाता है, पानी को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्लोरीन डाला गया, तो उसे कहते हैं प्लेन क्लोरीनेशन। पानी में जब हम क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन डालने पर एक क्लोरीन डालते डालते एक ऐसी स्टेज आती है जिस स्टेज के बाद जितना पानी में क्लोरीन डाला जा रहा है वो पूरा क्लोरीन एज इट इज रेसिडुअल बचता है। उस पर्टिकुलर डोसेज को कहते हैं ब्रेक पॉइंट डोसेज और ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। तो यहां पर हमारे पास ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं होगा, प्लेन क्लोरीनेशन बिल्कुल रिलेटेबल नहीं होगा। सुपर क्लोरीनेशन का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन डालना जब हमारे पास कोई एपिडेमिक फैल चुका हो, कोई हमारे पास एंडेमिक फैल चुका हो बहुत बड़े एरिया में, तो उसे बेसिकली कहा जाता है क्या? सुपर क्लोरीनेशन। तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? प्री क्लोरीनेशन वुड बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सवाल पूछा है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? ठीक है, तो हमारे पास नॉट एन एडवांटेज, तो एक काम कर लेते हैं, पहले एडवांटेज ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा एडवांटेज है सेडिमेंटेशन टैंक के लिए? अगर हम एडवांटेज ढूंढ पाते हैं तो नॉट एन एडवांटेज अपने आप बाहर आ जाएगा। हैव लिटिल लॉस ऑफ हेड। क्यों लिटिल लॉस ऑफ हेड? क्योंकि नो ब्लॉकेज ऑफ वाटर फ्लो। पानी के फ्लो को कुछ रोका ही नहीं जाता। यहां पर टैंक के बड़ा खुला टैंक होता है, पानी आता है चलते चले जाता है, तो ब्लॉकेज ही नहीं पानी का। पानी को रोकने की कोशिश होगी तो हेड लॉस होगा, वरना नहीं होगा। तो ये तो नहीं हो सकता। एरिया रिक्वायर्ड इज लेस, तो हमारे पास यस, बिकॉज डिस्चार्ज इज हाई। अच्छा खासा डिस्चार्ज मेंटेन रखते हैं तो हमारे पास एरिया जो है वो कम रिक्वायर्ड होता है, उतने एरिया से आसानी से पानी निकल जाएगा। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम। तो देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ये हमारे लिए गलत हो जाता है। क्यों? बिकॉज सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करें, टेक्स 4 to 8 आवर्स। हमारे पास 4 to 8 आवर्स ले लेता है। तो हमारे पास यहां पर ये अपने आप में एक बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है। रिक्वायर लेस लेबर एंड सुपरविजन, तो बिल्कुल सही बात है।
हमारे पास नो कांस्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर। बात ये भी सही है। तो तीनों बातें सही हैं, ये बात बस गलत है। तो नॉट एन एडवांटेज में क्या आंसर आ जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, ड्यूरिंग वाटर प्यूरिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन बेस्ट रिमूव पार्टिकल्स इन 1 माइक्रोमीटर रेंज। 1 माइक्रोमीटर की जो रेंज है, हम इसे बोल देते हैं हमारे पास कोलोइडल पार्टिकल। नॉट सेटल डाउन इजीली, ये नीचे नहीं बैठेगा। नॉट सेटल डाउन इजीली, आसानी से नीचे नहीं बैठेगा। और आसानी से नीचे नहीं बैठेगा तो इसको नीचे बिठाने के लिए विल हैव टू यूज कोएगुलेशन। क्या यूज करना पड़ेगा? कोएगुलेशन यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन पे जाना पड़ेगा। तो सिर्फ हमारे पास यहां पर अगर देखा जाए सेडिमेंटेशन से काम हो जाएगा, कैन नॉट बी डन। सीपेज से काम हो जाएगा, सीपेज से पानी पास कराते हैं, पार्टिकल को वहीं रोक लेते हैं, और वो हमारे पास वाटर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है। नॉट सिस्टम, सिस्टम नहीं है कोई, ये हमारे पास होगा नहीं। केमिकल प्रेसिपिटेशन से केमिकली रिएक्ट कराकर हम नीचे बिठा दें, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिर्फ कोएगुलेशन तो लगेगा ही लगेगा, आपस में चिपकाने की जरूरत है। तो केमिकल सपोर्टेड कोएगुलेशन, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात इतनी? अगला सवाल है, एज पर दी IS 11401 1990 the recommended value of filtration rate for slow sand filter in the rural water supply is। तो जब भी हमारे पास हम स्लो सैंड फिल्टर की बात कर रहे हैं, स्लो सैंड फिल्टर के बारे में क्या पता है? ये पता है कि जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, सर ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत कम होता है। कितना होता है भाई, ये बता दो। सर ये होता है 2400 से 4800 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। हमने चलो ठीक है, एक काम करो, पर डे छोड़ो, आप तो पर आवर बता दो। आपने कहा सर इसे डिवाइड कर लो 24 से, कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 100 से 200 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर। मैंने कहा मुझे लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर नहीं, मुझे तो यहां पर चाहिए मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर। आपने कहा सर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर क्यों चाहिए? मैंने कहा चाहिए, देखो कमाल क्या होता है, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। तो ये बनेगा 100 से 200 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर। तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 0.1 से 0.2 मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर गया तो बचेगा मीटर पर आवर। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो 0.1 से 0.2 व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? आंसर आ जाएगा हमारे पास ए इज द करेक्ट आंसर। स्लो सैंड फिल्टर की और क्या खासियत है? तो खासियत यह है कि एफिशिएंसी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब बैक्टीरिया मार देता है, नियर अबाउट 99% चली जाती है। इसका जो एक हमारे पास ड्रॉबैक है वो है एरिया रिक्वायर्ड इज लार्ज। ये एक इसका ड्रॉबैक है। यहां पर जो हमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली वो है, वो क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है 1 से 3 महीने की। और क्लीनिंग करते वक्त हमें टॉप 1.5 से 3 सेंटीमीटर तक लेयर इज रिप्लेस्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। आंसर क्या है यहां पर? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, किससे रिमूव की जा सकती है? देखो आपको ये समझने की जरूरत है, जियोलाइट प्रोसेस जो है ये हमारे पास हर तरह की हार्डनेस रिमूव करता है।
ऑल हार्डनेस इज 100% रिमूव। यहां तो पूछा है टेम्पररी हार्डनेस। लाइम सोडा प्रोसेस हमारे पास ऑल हार्डनेस इज रिमूव्ड बट नॉट 100%। इसमें भी टेम्पररी हार्डनेस निकलती है, इसमें भी हमारी परमानेंट हार्डनेस रिमूव होती है, लेकिन वो 100% रिमूव नहीं हो पाती। ये इसका एक ड्रॉबैक है, ये पूरा रिमूव कर देता है। डी आयोनाइजेशन प्रोसेस जो है ये हमारे पास स्पेशल टेक्निक है। टू रिमूव पर्टिकुलर आयंस रेफर्ड एज डीआयोनाइजेशन प्रोसेस या डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस ही एक ऐसी प्रोसेस है जो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर सकती है पानी की। तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। तो ये आपको जो है वो बेसिक्स जो है वो क्लियर अगर होंगे तो यू विल बी एबल टू मेक द आंसर करेक्ट 3 अलग अलग ऑप्शन को गलत करके। जब तक गलत नहीं बता सकते तब तक सही आंसर बताना हमेशा एक तुक्के के समान ही होता है। अगला सवाल है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। आप पानी को सॉफ्ट क्यों कर रहे हो, इसके लिए इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, समझते हैं जरा। हेल्प्स रिड्यूस द फ्यूल कॉस्ट। तो हमारे पास जो है कारण क्या है इसका, यस बिकॉज स्केलिंग ऑफ बॉयलर्स इंक्रीजेस फ्यूल कॉस्ट। तो बॉयलर्स की जो स्केलिंग होती है हार्ड वाटर से, उस कारण से फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हेल्प रिड्यूस द फ्यूल कॉस्ट, ये हमारे पास इसी रीजन के लिए हम सॉफ्टनिंग कराते हैं पानी की। ये एक सही रीजन है, नॉट पूछा है हम उसको भी जवाब दे देंगे। रिड्यूस द रेट ऑफ स्केल फॉर्मेशन इन द बॉयलर, बिल्कुल सही बात है, हम सॉफ्टनिंग क्यों करा रहे हैं क्योंकि भाई वो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है स्केलिंग का, बॉयलर्स के अंदर जो लेयर जम जाती है वो कम हो जाए, इसलिए हम सॉफ्टनिंग करवा रहे हैं। रिड्यूस कोरोजन ऑफ द पाइप्स, तो बिल्कुल सही बात है, हमारे पास पाइप का कोरोजन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, यही हमारा सबसे मुख्य कारण भी बन सकता है। तो हमारे पास यहां पर दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मेक द कुक्ड फूड टेस्टी, तो जो खाना है वो टेस्टी हो जाए, क्या सिर्फ हमारे पानी को सॉफ्ट करने से ही हो जाएगा, नहीं, द फूड हैज टू बी कुक्ड, नॉट ओनली हार्डनेस इज द रीजन। हमारे पास नॉट ओनली हार्डनेस इज द रीजन, जो पके हुए खाने को अनटेस्टी बनाता है या लेस टेस्टी बनाता है, तो वो सिर्फ पानी में हार्डनेस नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन से रीजन के लिए सॉफ्टनिंग नहीं चाहिए, तो इन सब के लिए चाहिए, ये अकेला एक कारण नहीं है। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर अगर क्लोरीन इज अप्लाइड बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट देन द वाटर इज कॉल्ड एज। तो देखो आपके पास अलग अलग ऑप्शन दे रखे। डबल क्लोरिनेटेड का मतलब क्या होता है, जब आप प्री एंड पोस्ट बोथ आर डन, जब प्री और पोस्ट दोनों हम करते हैं तो उसे कहते हैं डबल क्लोरिनेशन। सुपर क्लोरिनेशन हमारे पास कब किया जाता है, एपिडेमिक के टाइम पे, एपिडेमिक के टाइम पे किया जाता है। 5 से 50 mg पर लीटर तक का हमारे पास क्वांटिटी डाला जाता है, एंड 0.5 mg पर लीटर तक रेसिडुअल इज मेंटेन्ड। रेसिडुअल इज मेंटेन्ड। तो हमारे पास यहां पर सुपर क्लोरिनेशन, क्लोरीन अगर हमने एक स्टेज के बाद ऐड किया तो फिर वो क्या कहलाएगा, एक्सेस क्वांटिटी ऐड करते चले जा रहे हो, पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं, हम ऐड ही करते चले जा रहे हैं, ऐड ही करते चले जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल
हमारे पास हमने पानी में क्लोरीन डालना चालू किया, क्लोरीन डालते 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 चले गए, एक टाइम के बाद क्लोरीन से सब चीजें खत्म हो गई, क्लोरामीन्स बन गए, बैक्टीरिया मर गए, सारे के सारे हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स से वो सारे ऑक्सीडाइज हो गए, सब हो गया। अब हम जितनी क्लोरीन डालते चले जाएंगे वो पानी में एज इट इज रहती चली जाएगी, और रहती चली जाएगी तो पानी उतना ही है, क्लोरीन डालते जाएगा क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, तो mg पर लीटर क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, इसी को कहते हैं सुपर क्लोरिनेशन। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। पोस्ट क्लोरिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी कितनी डालते हैं? 0.2 mg पर लीटर। क्या बचे हमारे पास? रेसिडुअल बचे। क्या बचे? रेसिडुअल बचे। तो जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जामों के अंदर, ये ऐसे पैरामीटर्स पर जनरली सवाल पूछते हैं जहां पे बच्चा कंफ्यूज होना चालू हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी इज करेक्ट आंसर। प्री क्लोरिनेटेड पहले से क्वांटिटी डालते हैं तो बाद वाली बात तो यहां पर आती ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, इन अ 10 मीटर साइड स्क्वायर शेप्ड सेडिमेंटेशन टैंक द फ्लो रेट इज 1000 क्यूबिक मीटर पर आवर एंड इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इज 2 मीटर, डिटेंशन टाइम आवर्स में कितना होगा? तो देखो सिंपल सा फंडा है, सेडिमेंटेशन टैंक में जब भी बात आती है, आपको सरफेस एरिया निकालना हो तो आप क्या करोगे? सरफेस एरिया निकालना हुआ तो आप करोगे जो आपका डिजाइन डिस्चार्ज है डिवाइडेड बाय सरफेस ओवरफ्लो रेट। अगर आपको वॉल्यूम निकालना हुआ तो आप क्या करोगे? तो वॉल्यूम निकालने के केस में आप करोगे जो भी आपका डिस्चार्ज है इनटू द डिटेंशन टाइम। अगर आपको निकालना हुआ लेंथ ऑफ द टैंक तो आप क्या करोगे? तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी है इसी में आप डिटेंशन टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसे में आपके पास सरफेस एरिया है, वॉल्यूम में डेप्थ आ जाएगा, लेंथ है, आप जो है वो L/B रेशियो का इस्तेमाल कर लोगे जो नियरली 3 से 5 के बीच में कहीं पर भी आ सकता है। यहां पर हमसे डिटेंशन टाइम पूछा है। डिटेंशन टाइम निकालने के दो तरीके, या तो लेंथ पता हो टैंक की और हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी पता हो, या फिर हमारे पास टीडी निकालने के लिए वॉल्यूम पता हो और डिजाइन डिस्चार्ज पता हो। तो अगर मेरे पास यहां पर मैं टीडी निकालना चाहता हूं तो डिटेंशन टाइम वुड कम आउट टू बी इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन क्यू डिजाइन। तो हमारे पास जब वॉल्यूम की बात चल रही तो स्क्वायर शेप का हमारा टैंक है, डेप्थ है 2 मीटर की, तो बन जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 2 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय डिजाइन डिस्चार्ज है हमारे पास कितना? 100 मीटर क्यूब पर आवर। ये से ये जाएगा, ये से ये चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 2 आवर्स वुड बी दी करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, इन द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ वाटर द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाई वी हैव पुट दिस क्वेश्चन इनटू द प्रैक्टिस सेशन। रिपीटेड है, आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, नहीं, दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चन जो कि मल्टीपल टाइम एग्जामों में एज इट इज पूछ लिए गए। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, एक साथ वैसा का वैसा सवाल पूछ लेता है। एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या कहते हैं? डबल क्लोरिनेशन होगा नहीं हमारे पास। ब्रेक पॉइंट, बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट, उसको ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन नहीं कहते हैं। जिस टाइम पे ब्रेक पॉइंट अचीव होता है उसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, और वहां पर जो डोज होता है उसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट डोसेज। उसके बाद जो है वो क्या कहलाता है? हमारा सुपर क्लोरिनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे कई बार गलत आंसर लगा देते हैं, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोएगुलेंट यूज फॉर वाटर। देखो ये जो आजकल सवालों को पूछने का पैटर्न बन गया है नॉट। कई बार बच्चे चीजें रट लेते, नॉट का आंसर ही नहीं कर पाते। तो पहले इसको जो है वो जज करने की कोशिश करो कि अगर आप नॉट को हटा दो और इसका आंसर दे सको तो अपने आप नॉट का आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोएगुलेंट यूज फॉर वाटर। तो फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन क्या होता है? कलर इंडिकेटर होता है, इज अ कलर इंडिकेटर। ये हमारे पास कोई कोएगुलेंट नहीं होता, तो आंसर तो यही हो जाएगा, अपने आप समझ में आ गया। सोडियम एल्यूमिनेट, ये हमारे पास बेस्ट कोएगुलेंट है। 6.5 से 8.5 के पीएच में काम करता है हमारे पास। ना तो ये हमारे पास हार्डनेस कॉज करता है,
ना इसको पानी के अंदर रिएक्ट करने के लिए अल्कलिनिटी चाहिए, और ना पानी में ये हमारे पास एसिडिटी बढ़ाता है। सो वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास जो हमारा कोएगुलेंट है वो क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमारे पास ऑल कोएगुलेंट्स आर, सारे के सारे कोएगुलेंट जो है वो पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि जैसे ही ये पानी में डिसोसिएट होना चालू करते हैं जाने के बाद, तो ये जो है वो एक चिपचिपादा बनाते हैं और चीजों को अपने पास खींच के रखने की कोशिश करते हैं, फ्लोक्यूलेंट की तरह काम करना चालू कर देते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हमारे पास ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट की बात चल रही है, विच इज इक्वल टू हमारे पास Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O। एलम की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ये एलम की बात चल रही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास हमारा कोएगुलेंट ही है। तो हर एक हमारे पास कोएगुलेंट जो है वो क्या होता है, पॉलीइलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने काफी कुछ यहां से सीखा होगा, कई सारी चीजें आपकी रिवाइज भी हुई होगी। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी आने वाली एई और जेई एग्जाम के लिए, एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ सच क्वेश्चंस इन योर माइंड, तो वी एट AEC आर एबल टू हेल्प यू बाय डिफरेंट बैचेस कंप्लीटली। सभी बैचेस का अपना अपना अलग अलग पर्पस है। अगर आप एई और जेई एग्जाम्स को फोकस करना चाहते हैं इंडिया में कोई सी भी, सो विजय बैच इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप सिर्फ एसएससी जेई पे ही फोकस रहना चाहते हैं, सो बैच 1 एसएससी जेई बैच 1 इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप एई टारगेट एग्जाम करना चाहते हैं तो प्रहार बैच इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन। आरआरबी जेई के लिए आपके पास जो है वो तेजस बैच और नॉनटेक का महापेक आप एनरोल कर सकते हैं फॉर इंप्रूविंग योर नॉनटेक पोर्शन। अगर आप तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं बट योर प्रिपरेशन इज नॉट गेटिंग गुड, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन की जरूरत है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हमने 2 अलग अलग फेजेस में लॉन्च कर रखे हैं। अगर आप सिर्फ जेई एग्जाम को टारगेट करते हैं तो अभ्यास जेई बैच इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप अभ्यास एई और जेई दोनों को टारगेट करना चाहते हैं तो अभ्यास प्लस बैच इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। और अगर आपका किसी ना किसी कारण से लिंक बार बार ब्रेक हो जाता है प्रिपरेशन के दौरान, सो यू कैन एनरोल इन दी फास्ट ट्रैक बैच, जहां पर आप कम समय में सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस इन अ वेरी फास्टर मोड, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो दोबारा ट्रैक पर आ सके। तो यहां पर हमारे पास इन तरीके से आप सब्जेक्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड।